लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो देखो चैप्टर नंबर 3 का जो कोर पार्ट था वो डिस्कशन हो गया। अब कुछ और चीजें भी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। कम टू पेज नंबर 3.5। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजिक इंटेंट? देखो मेरा बात सुनो। एज अ बिजनेस देयर आर टू कॉमन क्वेश्चंस एंड बिल्कुल लॉजिकल है। एज अ बिजनेस सबसे पहले आपको दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हम एग्जैक्टली किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब व्हाट एग्जैक्टली वी डू। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई वी डू दिस। डू यू गेट माय पॉइंट? सो व्हाट एंड व्हाई आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मार्क करो, एक लाइन को बोलता हूं। व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। व्हाट एंड व्हाई बेसिकली। यहां पर जो व्हाई वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है योर इंटेंशन को। जो वाई वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके इंटेंशन को। मतलब एज अ बिजनेस आप एग्जैक्टली क्यों ये सब कुछ कर रहे हो जो आप कर रहे हो, दैट वाई रिप्रेजेंट्स योर इंटेंशन। सो इंटेंट हियर इज नथिंग बट व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दीज एक्टिविटीज, व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर ईयर्स और व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू फॉर द कमिंग ईयर्स। दैट्स कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। एक सिंपल शब्दों में अगर आप मुझे पूछोगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट को समझने के लिए, डोंट यू थिंक मुझे मेरे कंपनी का मिशन समझना पड़ेगा तो पता चलेगा ना हम कर क्या रहे हैं? तभी तो मैं क्वेश्चन पूछ पाऊंगा ना व्हाई। फिर मुझे कंपनी का मेरा विजन पता होना चाहिए, तभी तो मेरे को और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि आप एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में ही क्यों जाना चाहते हो। सो व्हाई क्वेश्चन का आंसर आपको मिशन से मिलेगा, विजन से मिलेगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से मिलेगा। फिर डोंट यू थिंक जब भी एक कोई कंपनी के फाउंडर्स पैसा रेज करने के लिए जाते होंगे, इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाते होंगे, उनसे सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछते होंगे आपका बिजनेस का मॉडल क्या है, मतलब हाउ विल यू एक्चुअली प्लान टू मेक मनी। आप एग्जैक्टली क्या पाथ फॉलो करोगे टू मेक मनी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस मॉडल। तो मतलब ये विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, योर बिजनेस मॉडल, दे ऑल कलेक्टिवली डिफाइन योर स्ट्रेटेजिक इंटेंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक काम करो, शांति से जो पढ़ा रहा हूं आराम से पढ़ो एक बार। स्ट्रेटेजिक इंटेंट पे क्वेश्चन नहीं आया है बहुत टाइम से। मेरे को लगता है अगर उनको कुछ तूफानी करना हुआ तो वो यहां पे शुरुआत कर सकते हैं। ढंग से पढ़ना। इट रेफर्स टू द पर्पसेस व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। मतलब अगर आप दो क्वेश्चन पूछते हो, व्हाट दे वांट टू डू एज अ कंपनी एंड व्हाई दे वांट टू डू एज अ कंपनी, व्हाई यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेटेजिक इंटेंट को। इज दिस क्लियर टू यू? एंड डोंट यू थिंक कंपनी में काम करने वाले सारे लोगों को मालूम होना चाहिए हम एग्जैक्टली ये क्यों कर रहे हैं? इफ यू रियली डोंट नो दैट देन आई एम श्योर दे विल नॉट बी एबल टू ऐड वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। मतलब एवरीवन शुड नो द इंटेंशन, देन ओनली दे कैन प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल एलिमेंट्स, ताकि हम उस सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। इसलिए देखो यहां क्या बोलता है, क्लैरिटी इन स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट को समझने के लिए, इंटेंशन को समझने के लिए क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए? नीचे आओ। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने जो भी थोड़ा देर मेहनत किया था लास्ट सेशन के अंदर वो बहुत काम में आएगा। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? विजन। अब देखो विजन ही लिखा है, अलग शब्दों में लिखा है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। यहां पर बोल रहे हैं रोड मैप नहीं, ब्लूप्रिंट है। समझो मेरे पास, पर अभी भी किसके बारे में बात कर रहा है? कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में वेयर कंपनी वांट्स टू लैंड, मतलब इनके हिसाब से कंपनी इज फ्लाइंग वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू रीच। ठीक है, नेक्स्ट सर ऑर्गेनाइजेशन के एस्पिरेशंस क्या है? इससे ग्लिम्स मिलेगा कि हम एज अ कंपनी कैसे दिखेंगे फ्यूचर में। बॉटम लाइन हमने जो पढ़ा था वो सेम है। डू यू एग्री विथ मी? सर अगर स्ट्रेटेजिक इंटेंट आया एग्जाम में, सुनो मेरा बात, मैंने स्ट्रेटेजिक इंटेंट का डेफिनेशन लिखा, ये बोला क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। अब सर एलिमेंट्स डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं अगर विजन का डेफिनेशन वो लिख दूं, रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, चलेगा? इतना आईसीआई कंसिडरेटिव मैंने बहुत बार नोटिस किया है, दे पुट ऑल्टरनेटिव आंसर। जहां पर सेम चीज एक्चुअली में सेम हेडिंग के अंदर दो तरीके से लिखी है, नीचे ऑल्टरनेटिव आंसर होता है, आपको उसके लिए भी मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। क्लियर है? नंबर 2, मिशन। सर इट इज नथिंग बट इट फोकसेस ऑन द existing goals and how you plan to reach those goals. मतलब it is focusing on where are we and what exactly we do. देखो what business company undertakes, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हमारे करंट कैपेबिलिटीज क्या है, करंट एक्टिविटीज क्या है, एग्जैक्टली सेम लाइन है ना। कस्टमर फोकस क्या है, हमारा क्या रोल है आज की तारीख में सोसाइटी के अंदर, सब सेम वर्ड्स है जो हमने बोरो किए हैं मिशन के कॉन्सेप्ट से। डू यू एग्री विद दिस? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, बिजनेस डेफिनेशन।
बिजनेस को डिफाइन करो, क्या क्या एक्टिविटीज मेक्स अप द एंटायर बिजनेस इज कॉल्ड एज बिजनेस डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अगला वाला पॉइंट, बिजनेस मॉडल, इसको मार्क करना। अच्छा पॉइंट है। देखो, बिजनेस मॉडल आपका वो प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक तरीका है जिससे आप एक्चुअली में कुछ एक्टिविटीज को अंडरटेक करके एक्चुअली में पैसा अर्न करने वाले हो। सो इट्स अ गेम प्लान और अ पाथ और अ प्रोसेस बाय विच यू कैन प्रूव टू अ थर्ड पर्सन कि मैं कैसे पैसा अर्न करके जो मेरे गोल्स है उनको अचीव करने वाला हूं। देखो, इट इंप्लाइज अ स्ट्रेटेजी कि कैसे हम इफेक्टिवली ऑपरेट करेंगे, कैसे हम पैसा अर्न करेंगे, कैसे हम डिजायर्ड कस्टमर बेस क्रिएट करेंगे और कैसे हमारे जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उनको आप तक पहुंचाएंगे। बॉटम लाइन, बिजनेस मॉडल इज अ स्ट्रेटेजी दैट हाउ वी विल बिकम सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ गेनिंग द कस्टमर बेस, in terms of making money, how we are going to do that over a period of 5 years or 10 years. That's called as business model. Let me give you an example. Have you heard a word called as freemium model? मतलब हम हमारे कस्टमर्स को पहले कुछ कंटेंट फ्री में देंगे, उसके बाद में फॉर प्रीमियम विल स्टार्ट चार्जिंग। स्पॉटिफाई यही करता है, और जब तक आप स्पॉटिफाई प्रीमियम नहीं लेंगे वो आपको सुनाते रहेगा बार बार। Yes or no? That's a freemium model. Basically, a path you are showing how you are actually going to make money. Do you understand this? Last part, goals and objectives. खुद से पढ़ के उड़ा सकते हो, सेम चीज कॉपी पेस्ट है पूरा का पूरा। मतलब एग्जाम में स्ट्रेटेजिक इंटेंट अगर आया ना तो एक्चुअली में तुम्हारे लिए लॉटरी है। मतलब पूरा चैप्टर ही पूछ लिया है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। बेसिकली क्या पर्पस ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, या why are they doing what they are doing, is why का आंसर is your strategic intent, and clarity in terms of strategic intent होना बहुत जरूरी है अगर आप सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हो। तो इंटेंट का डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है ये पता होना चाहिए। क्या क्या आता है एलिमेंट्स के अंदर? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड दो नई चीजें, बिजनेस को डिफाइन करना एंड बिजनेस के मॉडल को डिफाइन करना। दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से पूरे चैप्टर का समरी है। 2 मिनट स्पेंड करो, पढ़ो एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट को। आर यू कंफर्टेबल? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बहुत टाइम पास चीज है यार। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब क्या? एज अ बिजनेस आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो। सिंपल शब्दों में सोचो ना, हर बिजनेस अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। उनको अचीव करने के लिए मेरे को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए वो सोचेगा, और वो रिसोर्सेज में कहां से लेके आएगा ये भी तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना। ये सब चीजें मिलकर के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनता है। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज सिंपल, जो भी आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, नंबर 1। नंबर 2, उनको अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, और जो रिसोर्सेज चाहिए उनको कैसे आप अक्वायर करने वाले हो, कैसे आप उनको यूज करने वाले हो, ये सब कुछ इनडायरेक्टली कहलाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, और हमने कैसे पॉलिसीज बनाने चाहिए कि इन रिसोर्स को हम कैसे अक्वायर करेंगे, कैसे यूज करेंगे, या मे बी डिस्पोज ऑफ करेंगे ताकि हम हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे। व्हेन यू इंक्लूड ऑल दीज एलिमेंट्स टुगेदर दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बहुत सिंपल है, सिंपल। देखो, दिमाग लगाओ, हर बिजनेस में प्लानिंग होता है। प्लानिंग के पीछे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो किधर से आएंगे, कैसे यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाए, दैट्स योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा बात सुनो। याद करना है, मैं डिसएग्री नहीं करता है, पर मैं क्या बोलता है, थोड़ा सोच के समझ के पहले फिर याद करने के ऊपर जाओ, तो याद होगा और रहेगा भी, वरना सिर्फ 5 मिनट के लिए याद रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो जितना बेटर समझोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को आपसे मेन चीज जो डिस्कस करना है ना, वो एक डायग्राम है। कम टू पेज नंबर 3.3, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना।
ये डायग्राम नया इंक्लूड किया है, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, मैं समझाऊंगा आपको। एंड एक वर्ड है अनसर्टेनिटी, ये हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपको मालूम है ना, डायनेमिज्म, बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली बदलते रहता है। सो अनसर्टेनिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डू यू गेट माय पॉइंट? तो बॉटम लाइन, इस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स कंपनीज फेस करेंगे और कैसे उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए बता रहा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते वक्त ध्यान रखना, आपने जो ऑब्जेक्टिव सोचे हैं शायद अनसर्टेनिटी की वजह से वो ऑब्जेक्टिव भी बदल सकते हैं। जो रिसोर्सेज लगेंगे और जो एक्चुअल रिसोर्सेज लगेंगे उसमें क्या, अरे यार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए होंगे और जो एक्चुअल्स रहेंगे वेरिएंसेस आ सकते हैं ना यार, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट चेंजेस इज नथिंग बट अनसर्टेनिटीज इन द एनवायरनमेंट। पर ये तो बेसिक मतलब हो गया, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बोलता हूं। एक डब्बा है, डब्बे में दो वर्ड दिया है, एक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक है ऑपरेशनल प्लानिंग। दोनों, मेरा बात सुनना शांति से, मैं एक्सप्लेन करता हूं आराम से, डिफरेंस सुनो फिर हम पढ़ लेंगे। एक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दूसरा है ऑपरेशनल प्लानिंग। मेरे को 100% लगता है जल्दी ही एक एग्जाम में या 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है, समझ रहे हो मेरा बात? तुम्हारे अटेम्प्ट में है तो अच्छा बात है, उसके अगले अटेम्प्ट में है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता है, कभी ना कभी तो आएगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि नया डायग्राम है मॉड्यूल में, समझ रहे हो, जो कभी पूछा नहीं है। प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करें तो सबसे ज़्यादा चांसेस है इसके एग्जाम में आने के। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, इनके सबसे क्या डिफरेंस है सुनने का ट्राई करो। ये बोलता है ऑपरेशंस प्लानिंग या ऑपरेशनल प्लानिंग इज रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन और रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। एक बात सोचो ना, इन जनरल ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है यार, कोई एक स्पेसिफिक काम है जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, या बोल सकते हो ऑपरेशंस इंक्लूड गुड्स पड़ा है डिलीवर किया जा रहा है, मतलब इट्स अ स्पेसिफिक फंक्शन or it's a specific activity. Do you get my point? So when you are making a plan for a specific function, for a specific strategy, for a specific activity, उस planning को operational planning बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? Operational planning। Can I say यहाँ पर generally हमारे functional level managers involved रहेंगे। कौन involved रहेंगे? Functional level managers। But ये जो हमारा strategic planning है, don't you think it's more like strategic management apply करना है? It's more of broader concept, yes or no? It will include your entire organization. It may include maybe not the entire organization, but at least the entire business. पूरा SBU तो कवर हो सकता है ना इसके अंदर पूरा का पूरा। Don't you think इसके लिए हमें strategic leaders लगेंगे, business level managers and your corporate level managers? Can I say this is more of a long term in nature? अरे हाँ या ना? That's the core difference. एक एक करके पढ़ो, शांति से सुनो आराम से, और आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस क्या, और आप आराम से एग्जाम में लिख पाओगे। डोंट वरी अबाउट इट। देखो सर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब क्या है? इट शेप्स, वन सेकेंड, इट शेप्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज। मतलब ये ना पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपका पूरा डायरेक्शन बदल देगा, रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा। मतलब इट्स थिंकिंग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। नीचे देखो सर, आप एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को अच्छे से सोचेंगे, होलिस्टिक व्यू लेंगे, मतलब ब्रॉडर लेवल पे सोचेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सर आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, you will be concerned more with long term success and this will require senior management people. Don't you think सारे words clearly बोल रहे हैं? देखो senior management चाहिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बनाया जाएगा, होलिस्टिक व्यू चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, और हम सिर्फ रिसोर्स को यूज करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारे फंक्शनल लेवल मैनेजर देख लेंगे। सुनो ना, परचेज मैनेजर इंश्योर कर लेगा कि भाई आज कितना परचेज के लिए ऑर्डर प्लेस करने का है। मैं बड़ा सोच रहा हूं, हमें परचेज करने की जरूरत ही क्यों है? दिस रॉ मटेरियल, व्हाई शुड कीप परचेजिंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी? व्हाई नॉट एक्वायर अ सप्लायर डायरेक्टली? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। यहां पर आप होलिस्टिक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहे हैं, यहां पर आपको स्ट्रेटेजिक लीडर्स लगेंगे, यहां पर आपको बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा, और यहां पर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव करने के लिए ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। दैट्स योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। थोड़ा समझ में आया क्या? बेटर समझेगा वन साइड डिस्कस ऑपरेशनल प्लानिंग। आ जाओ ऑपरेशनल प्लानिंग। सर यहां पर ये बोल रहा है करंट रिसोर्स को कैसे डिप्लॉय करना है, छोटा मोटा टैक्टिक्स चाहिए। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी में डिफरेंस क्या है? टैक्टिक्स आर बेसिकली ट्रिक्स फॉर शॉर्ट टर्म। टैक्टिक इज अ ट्रिक फॉर शॉर्ट टर्म। स्ट्रेटजीज याद है क्या डेफिनेशन? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। अरे याद है क्या? लॉन्ग रेंज लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यस और नो? स्ट्रेटजी इज लॉन्ग टर्म, टैक्टिक इज शॉर्ट टर्म। फिर देखो सर, अभी हमको सिर्फ करंट ऑपरेशन के बारे में सोचने का है, फिर सर हमें मॉडिफिकेशन करना है बिजनेस फंक्शन में, बट ना कि फंडामेंटल चेंजेस करने हैं। हाँ सर,
पैकेजिंग कर रहे हैं, ऐसे पैकेजिंग अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मे बी 2 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, पैकेजिंग को भी 2 प्रोसेस में डिवाइड करते हैं। मतलब अभी बुक्स पैक होते हैं आपके, समझ रहे हो मेरा बात, पहला वाला पार्ट कोई और करेगा, बाद में फाइनल सेकंड चेकर वाला बंदा अलग रहेगा। बट अगर मैं बोलता हूं बुक्स को ऐसे पैक ही क्यों करने का, बुक्स देने का ही नहीं है, डिजिटल बुक्स ही दे दो, दैट्स मोर ऑफ अ फंडामेंटल चेंज। Do you get my point? That will be covered in the strategic planning. Operational planning is छोटा मोटा बदलाव लेकर के आना। Sir, it is the responsibility of functional level managers. मतलब प्लीज समझने का ट्राई करो। यहाँ पे 2 वर्ड है, strategy planning, operational planning. Strategy is basically for the entire organization. Operational planning is for a specific operation, for a specific function. तो differences क्या है? यहाँ पर सर functional leaders आएंगे, यहाँ पर हमारे strategic leaders आएंगे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचा जाएगा, यहाँ पे करंट सिनेरियो के बारे में सोचा जाएगा। यहाँ पर भी बदलाव लाएंगे बट फंडामेंटल चेंजेस नहीं रहेंगे, छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस रहेंगे, पर यहाँ पर तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाएंगे। यस और नो? यहाँ फोकस है कि अभी रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, यहाँ पर सर हम रिसोर्सेस आगे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाएंगे उसके लिए डायरेक्शन बनाने वाले हैं पूरा का पूरा। दिस इज मोर ब्रॉडर इन नेचर, मोर होलिस्टिक व्यू इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज मोर स्पेसिफिक एरिया रिगार्डिंग व्यू एंड ऑपरेशंस को मैनेज करना। ब्रॉडर डिफरेंस समझ में आया क्या? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। मैं बोल रहा था, देखो सबको लगता है जो आपने पार्ट 1 में डिस्कस किया उतना ही इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी लोग चैप्टर 3 में उतना पढ़ के छोड़ देते हैं। थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका प्रिपरेशन बेटर हो जाएगा, बस वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से पार्ट 2 में जो डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है। कम टू पेज नंबर 3.14। कैन यू सी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल एंड प्रोसेस? बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। इनके हिसाब से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मॉडल में 5 स्टेप्स हैं। पहले 2 स्टेप्स प्लीज मेरा बात सुनो, मतलब उनका मैंने जो पढ़ा है वही है, बस अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मुझे बताओ वेयर आर वी। वेयर आर वी कैसे पता चलेगा? खुद के करंट सिचुएशन को एनालाइज करोगे। जब आप खुद को एनालाइज करोगे तो सिर्फ स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं ढूंढोगे, साथ साथ में मार्केट में अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है वो भी दिमाग में लगाओगे। सो व्हेन दे आर सेइंग, दे विल यूज द वर्ड, ये देखो ये वर्ड यूज करेंगे, एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ये जो वर्ड है ना, यहां पे ये एनवायरमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल एनालिसिस। इट्स ऑन पेज नंबर 3.15, लास्ट में रहेगा स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके हेडिंग रहेगी। वहां 5 पॉइंट में जो पॉइंट नंबर 2 है वो एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले आपने, मैं गलत नहीं है, मॉड्यूल में से लिखा है, रियल लाइफ में पहले आप एनालिसिस करते हो कि भाई करंट सिचुएशन क्या है, मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस। मतलब सर अगर मैं ये एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस को डिटेल में पढ़ूंगा तो क्या मुझे स्वॉट एनालिसिस ही मिलेगा क्या? 100%। आ जाओ नीचे, आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेज नंबर 2, कैन यू सी एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस मिला क्या? ये देखो एनवायरमेंट के अंदर आपको याद है पेस्टल एनालिसिस, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, याद आ रहा है क्या कुछ ऐसे? सर इससे हमें पता क्या चलेगा मार्केट में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट किधर है, बोला था ना एक्सटर्नल फैक्टर्स का एनालिसिस है। फिर देखो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, मतलब याद है क्या कल ही पढ़ाया था, स्ट्रेटजी एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल से पता चलता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल से पता चलता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। नीचे देखो दिस वुड गिव यू एन आइडिया ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। लास्ट पॉइंट देखो पॉइंट नंबर 4, SWOT एनालिसिस आ गया का रेफरेंस। सो ये पॉइंट नंबर 2 एक्चुअली में पॉइंट नंबर 1 है रियल लाइफ में। इसके बाद में डिसाइड करते हो आपका विजन क्या होना चाहिए, आपका करंट मिशन स्टेटमेंट क्या है, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो देखो इनके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस में स्टेजेस में 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट 2 जो पॉइंट है उन दोनों को आप कंबाइन कर दो, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं कि भाई आपको विजन बनाना है, मिशन बनाना है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाने का, उसके लिए मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन का एंड ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब आओ पॉइंट नंबर 1 पे। डोंट यू थिंक इट्स नथिंग बट माय विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आई डोंट थिंक रिपीट करने की जरूरत है। कि आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट 2 पॉइंट समझ में आया क्या? डू यू अग्री विद मी? आखिर के तीनों तो टाइम पास है। अब ये सब करने के बाद में क्या करोगे? सही स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करोगे, उसको फॉर्मुलेट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे और स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करोगे। अरे हाँ या ना? अब एक काम करो, यहीं पे बोलता हूं, ये जो फॉर्मुलेशन वाला पार्ट है, डोंट यू थिंक यही हमको चैप्टर
4, 5 एंड 6 में पढ़ाएंगे। अरे सही स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के लिए मालूम तो होना चाहिए ना, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज क्या है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज क्या है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज क्या है। इधर आओ, इनका आंसर पढ़ के देखो एक बार, आओ जरा स्टेज 3 में आओ। ये आपको एक्चुअली में चैप्टर 4, 5, 6 के बाद पढ़ना चाहिए, फिर भी पढ़ो मेरे साथ में। देखो सर, हमको अलग अलग स्ट्रेटजी के ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे, उन सबको इवैल्यूएट करके एक सही ऑल्टरनेटिव को चूज करना पड़ेगा। याद है क्या मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वेयर आर वी, वेयर वी वांट टू बी, हाउ कैन वी रीच देयर, हाउ वाज माय डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स एंड आई हैव टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, एंड उसके लिए मुझे प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। नीचे देखो एग्जांपल्स देखो, सर अ कंपनी मे हैव सेवरल ऑल्टरनेटिव्स। क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है देखो, नंबर 1, शुड द कंपनी कंटिन्यू इन द सेम बिजनेस ऑन द सेम वैल्यू वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, मतलब स्टेबिलिटी फॉलो करना चाहिए क्या? नहीं सर, इट शुड कंटिन्यू इन द सेम बिजनेस बट उसने ग्रो करना चाहिए बाय एक्सपैंडिंग द एग्जिस्टिंग यूनिट्स और बाय एस्टैब्लिशिंग द न्यू यूनिट्स। ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नंबर 3, सर शुड इट डाइवर्सिफाई? हाँ, तो डाइवर्सिफिकेशन 4 टाइप्स आ जाएंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अरे ये सब आने वाला चैप्टर 4, 5, 6 के अंदर। ये सिर्फ एग्जांपल्स लिख करके दिए हैं उसने कि भाई क्या क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस आपके पास में हो सकते हैं। सुनो मेरा बात, अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आया तो 5 चीजें आती है उसमें। पहला चीज क्या है, यू हैव टू सेट अप योर विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। समझ रहे हो मेरा बात? इसमें विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक एक लाइन में डिफाइन कर देना। फिर पॉइंट नंबर 2, एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, नथिंग बट माय शॉर्ट एनालिसिस। पर एक्सप्लेन करना, एनवायरमेंटल एनालिसिस से पता चलेगा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस से पता चलेगा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। फिर सर क्राफ्टिंग और फॉर्मुलेटिंग द राइट स्ट्रेटजी, तो सर हमको सोचना चाहिए देयर विल बी मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, एनालिसिस करके सही ऑल्टरनेटिव को पिक करना पड़ेगा। सर कैसे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? एक एग्जांपल देना, एक कंपनी में शायद ऑप्शन हो सकता है स्टेबिलिटी का, एक्सपेंशन का, या डाइवेस्टमेंट या रिट्रेंचमेंट का। कैन यू गिव दीज एग्जांपल्स? स्टेज 1, 2, 3 क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं इन स्टेज में, दिक्कत आएगा स्टेज नंबर 4 में। ये मैं क्लास में बोलता भी हूं, मुझे मालूम है जैसे ही कंटेंट बदला आईसीआई को अपॉर्चुनिटी दिखेगा नया क्वेश्चन पूछने का। रिसेंटली आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई या जनवरी 21 का जब पेपर आया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया, बच्चों को लगा आउट ऑफ सिलेबस। बोलता हूं क्यों, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। स्टेज 4 पे आओ। व्हाट इज स्टेज 4? अब तुम बोलोगे सर इंप्लीमेंटेशन यहां पढ़ने की जरूरत क्या है? चैप्टर नंबर 7, 8 है ना, समझ लो मेरी बात, है ना? पर जो इधर लिखा है वो उससे डायरेक्टली मैच नहीं होता है, और जब मैच नहीं होता मतलब नया कंटेंट है। और नीचे देखो पॉइंट्स भी है, मतलब 5 मार्क का अच्छा कंटेंडर है। यस और नो? एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, और बोलता हूं क्वेश्चन क्या है, तुमको ये बोलता हूं, एक लाइन को मार्क करो। इन मोस्ट सिचुएशंस स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अरे वो सीधा ये जो हेडिंग होता है ना उसको ही क्वेश्चन बनाते हैं डायरेक्टली, और तुमको आंसर दिखाऊंगा सजेस्टेड आंसर। ये इंप्लीमेंटेशन वर्ड जो है ना, यहां से लेकर के मस्त कॉपी पेस्ट किया आखिरी वर्ड तक। ये क्या है मेरा बात सुनो, बेसिकली क्या बोलने का ट्राई कर रहा है, एक्चुअली में कुछ अलग नहीं है, बट अलग चैप्टर में लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरा बात? ये क्या बोल रहा है, आपने सही स्ट्रेटजी को चूज कर लिया, अब इंप्लीमेंट करने का। मुझे बताओ कोई भी स्ट्रेटजी को जब इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले क्या सोचूंगा मैं, क्या मेरे, और आगे आपको पढ़ाने वाला हूं, सिर्फ रेफरेंस के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, याद है क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आएंगे, फंक्शन लेवल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, याद आ रहा है क्या? वो सही है कि नहीं है? फिर इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे बजट बनाना पड़ेगा, मुझे क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं। आई विल नीड स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो मोटिवेट करके इसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। मुझे एक अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर बनाना पड़ेगा जिससे इंप्लीमेंटेशन ईजी हो पाएगा। यस और नो? मुझे एक इंश्योर करना पड़ेगा कहीं मेरी स्ट्रेटेजी का जो प्लान है इट मे नॉट फिट समटाइम्स माय ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फिट भी बोला था ना, कॉर्पोरेट कल्चर कैन बी अ फ्रेंड और इट कैन बी एन एनिमी। यस और नो? वो वर्ड्स पिक कर करके उसने मल्टीपल यहां पे सेंटेंसेस बनाए और एग्जाम में वही आंसर लिखने हैं। देखो नंबर 1, पहले बजट बनाना पड़ेगा, क्या हमारे पास में रिसोर्सेज हैं इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने का। नंबर 2, विल आई नीड राइट सेट ऑफ पीपल, स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सही लोगों को मुझे पिक करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छा तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखो एक वर्ड है स्ट्रेटजी सपोर्टिव कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज, मतलब हमें ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा जो इस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करेंगे। अरे यस और नो? आई नीड टू पिक दो सेट ऑफ पीपल जो एक्चुअली में इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। फिर देखो सर यूजिंग द बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस ताकि बेस्ट पॉसिबल तरीके से एक्ट, ये तो टाइम पास पॉइंट है। नेक्स्ट मोटिवेट पीपल, नेक्स्ट क्रिएटिंग अ कंपनी कल्चर एंड वर्क
क्लाइमेट विच इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मतलब सपोर्टिव टू योर स्ट्रेटेजी। ये सब चैप्टर नंबर 7-8 में आने वाला है कि कॉर्पोरेट कल्चर आपका अलाई कब बनेगा, फ्रेंड कब बनेगा, जब कॉर्पोरेट कल्चर जो सोच रहा है, जो आपका कॉर्पोरेट कल्चर है कंपनी का और जो आपका स्ट्रेटेजी है डायरेक्शन सेम अगर है तो फायदा होगा ना यार उसका। और नेक्स्ट पॉइंट देखो सर, आपको इंटरनल लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी ताकि आप लोगों को मोटिवेट करके ड्राइव कर पाएंगे कि हमें कैसे स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है। ऐसे क्वेश्चन सो सॉरी, ऐसे क्वेश्चन वंस इन लाइक 10 अटेम्प्ट आते हैं, समझ रहे हो मेरा बात। पर जब आते हैं एक चैप्टर का पूरा 5 मार्क ले जाते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए हर चैप्टर को पढ़ते वक्त प्रिपेयर्ड रहो, क्या घटिया क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे वाले सब आते हैं अपने को, समझ रहे हो मेरा बात। सोचो ना कितना विजन मिशन पढ़ा होगा, क्या फायदा होगा। पूछा तो ये है, और ये है एक्चुअल क्वेश्चन, तुमको दिखा देगा, डोंट वरी। और ये क्वेश्चन देख के बच्चे का फिर मन खराब हो जाता है। पर एक पॉजिटिव चीज देखो, 5 मार्क है और तुमको बता रहा हूं मैं 100% तुमको मैं कोई भी अटेम्प्ट का पेपर निकाल के दे सकता हूं। एक ऐसा ईएएस में आएगा, एक ऐसा एसएम में आएगा। तुम्हारा खराब क्या होने वाला, 10 मार्क खराब होने वाला है, समझो मेरा बात। पर तुम उसके चक्कर में पूरा मूड 90 मार्क के पेपर के लिए खराब मत करो, ये तुम दिमाग लगाओ। और अगर तुम थोड़ा स्मार्टली पढ़ोगे और हर चैप्टर में ढूंढते जा रहे हो कि क्या क्या नहीं है, ऐसा घटिया क्या आ सकता है, जैसे स्ट्रेटेजिक इंटेंट आज तक नहीं है, मैं बता रहा हूं, और फिर बाद में लोगों को लगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट किधर से आया। सी आफ्टर इट कम्स इन द एग्जाम हर कोई बोलेगा ना इधर से आया। मैं तुमको पहले बता रहा हूं, मेरे को मालूम है ये घटिया क्वेश्चन है जो बन सकता है। अरे वो मिशन पर्पस में उन्होंने डिफरेंस पूछा एग्जाम में यार, एक बार 2 मार्क के लिए कंपल्सरी क्वेश्चन में, मैं तो एक बच्चा छोड़ भी कैसे सकता है ऑप्शन इट। तो आई एम ट्राइंग टू से थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना चाहिए, पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। और देखो अपने लिमिट में जितना है सब कर लो, फिर भी अगर हो तो 2 के ऊपर दिमाग मत लगाओ, 90 मार्क का अच्छा लिख के आओ, तब भी 50 आ सकता है, समझ रहे हो मेरा बात। और थियरी में मैं 90 लाएगा ऐसा उम्मीद मत रखो, आया तो अच्छा बात है, समझ रहे हो। प्लान करके नहीं जा सकते हो आप ये चीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमको लगेगा मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं, मैं रियलिस्टिक आदमी है यार। मेरे को लगता है किसी को बोलना, अरे सीबीएसई में एक बार हिंदी के एग्जाम में 100 में से 100 आता है, इंग्लिश में 100 में से 100 आता है, समझ रहे हो मेरा बात। और तुमको कॉन्फिडेंटली पता है कि आ सकता है, समझ रहे हो मेरा बात। हालांकि गलत है ये, बट स्टिल इधर नहीं होता ऐसा, तुम्हें कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। रादर मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारा पेपर अगर बहुत अच्छा गया ना, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, दैट्स हाउ यू शुड थिंक अबाउट इट इन थियरी एग्जाम इन केस ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स। आर यू कंफर्टेबल। ये पॉइंट नंबर 4 था, जहां पर अच्छा क्वेश्चन बनना चाहिए था, मैं वेट ही कर रहा था, आ गया एक बार एक अटेम्प्ट में। मतलब अभी एटलीस्ट आने वाले कुछ अटेम्प्ट के चांसेस कम है, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। लास्ट पॉइंट नंबर 5 टाइम पास है, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पे, बेसिकली क्या बोलता है, जो स्ट्रेटेजी आपने इंप्लीमेंट किया उसको इवैल्यूएट करके देखो कि कहीं आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपको लगता है कोई थोड़ा सा डेविएशंस वगैरह आ रहा है, तो आपको याद है 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, एक आएगा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, एक आएगा स्ट्रेटेजी ऑडिट। पर क्योंकि वो दोनों कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे लिखे हुए हैं, इसलिए इसके बजाय उन दोनों पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सी इट इज ऑल्सो अबाउट दिस कि स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल दोनों पे कॉन्सेप्ट्स है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी है, स्ट्रेटेजिक ऑडिट भी है, दोनों पे भर भर के क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो। क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन कहीं उन्होंने ढंग से डिफाइन नहीं किया किसी चैप्टर में, और इधर डिफाइन किया, इसलिए इंप्लीमेंटेशन में क्वेश्चन यहां से आया। प्लीज समझो, क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे पास आंसर होना चाहिए। अगर आंसर ही नहीं ढंग से लिखा हुआ है ना इन द मॉड्यूल, हाउ डू आई आस्क। ये मैकेनिज्म है जो मेरे को समझ में आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दैट्स इट। शुड आई शो यू सम क्वेश्चंस। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जुलाई 21, read the first question. A manufacturing company is in a direct competition with 15 companies at a national level. Head of the marketing department wishes to study the market position of rival companies by grouping them into a logical position. Name the tool which can be used by that person. मतलब ऐसा टूल जिससे आप कंपटीशन को अच्छे से समझ सकते हो, और यहां पर आप कॉम्पिटिटर्स को ग्रुप करना चाहते हो। कल ही पढ़ाया था स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, चैप्टर नंबर 2, याद आ रहा है क्या। मैं चैप्टर 2 और 3 दोनों कवर कर रहा हूं अभी, क्योंकि हमने 2 के क्वेश्चंस नहीं देखे इसलिए। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग वर्ड बाय वर्ड आंसर मैच होगा, जो मैंने आपको मार्क कराया था, याद है। 4 स्टेप्स थे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या वो ढूंढो, ग्रुप करो, सर्कल का साइज विल बी प्रोपोर्शनेट टू द मार्केट शेयर, याद आया क्या। एग्जैक्ट सेम आंसर वर्ड बाय वर्ड चैप्टर नंबर 2 में कल ही पढ़ाया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पार्ट बी,
स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर डिफरेंट इन नेचर, कैसे पूछता है? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर डिफरेंट इन नेचर देन ऑल अदर डिसीजन। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन, क्वेश्चन क्या है? मेजर डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। देखो पॉइंट्स जो तुम्हारे हेडिंग्स है वो यहां पॉइंट है। इट रिक्वायर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, दिख रहा है क्या? नेक्स्ट नंबर 2, ह्यूज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी। देखो मैच होता है, हेडिंग से मैच होती है पूरी। फ्यूचर ओरिएंटेड, दिख रहा है क्या? दे मे हैव मेजर मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस। हो रहे क्या मैच? सिंपल है यार, वैसा ही पूरा परफेक्ट चलते जाएगा। कंफर्टेबल है? रीड क्वेश्चन 8 पार्ट बी। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड कॉम्पिटिटिव। अरे कल पढ़ाया था कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या रहता है, और याद है क्या? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, प्लॉट एवरीथिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड मेक अ डिसीजन। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है? 5 पॉइंट। अब ऐसा लग रहा ना कि जब 2 चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। नॉर्मली 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कभी ऐसा एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो जुलाई 21 हो गया, जैन 21। देखो आ गया क्वेश्चन। स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन इज एन ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी which involves a good fit between strategy and your capabilities. Enumerate, जाके देखो पॉइंट नंबर 4 में, enumerate the principal aspects of strategy execution process which are used in most of the situation. मिला क्या? अरे चैप्टर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का पॉइंट नंबर 4 तुमको मैंने पॉइंट मार्क कराया था। वो पूछेगा प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, बोला था ना, ऐसा कैसा परफेक्टली उठा करके। अब ये चैलेंजिंग है, प्रिपेयर्ड हो तो अच्छा बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको समझेगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है। और आंसर देखो मस्ट, इंप्लीमेंटेशन से शुरू होता है, इंप्लीमेंटेशन से। तुम्हारा आंसर मैंने वही, और मैंने मेरे नोट्स में आज नहीं लिखा है ये आंसर, ऐसे तब से है, समझ लो ना मेरा बात। इंप्लीमेंटेशन से लेकर के पूरे 8 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ABCD लिख दिया होगा, पर आंसर तो मैच होगा। ठीक है, कुछ कुछ जगह तो मेरा बोल्ड किया हुआ उनका बोल्ड किया हुआ भी मैच होता है, प्लानिंग नहीं है, हो जाता है कभी कभी। फिर रोल ऑफ CEO पढ़ा था अपन ने, कोर कॉम्पिटेंसी बाकी है, SBO वाला पार्ट भी आगे आएगा, इतना ही है इसमें। नवंबर 2020, डिफरेंशिएशन, डिविजनल कंट्रोल। हाँ, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कल पढ़ाया था, व्हाई कंपनी शुड गो ग्लोबल, मेंशन एनी 5 रीजंस। खुद ही खुले हम बोल दिए, कोई 5 लिख दो, बहुत सारे लिखे हुए हमको मालूम है मॉड्यूल के अंदर, कोई भी 5 आप लिख सकते हो। बेस्ट पार्ट है गोइंग ग्लोबल का कॉन्सेप्ट सीधा, देयर आर सेवरल रीजंस, कॉपी पेस्ट वहीं से किया मैंने, सेम है, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल, ठीक है ना। उसमें 1 2 3 4 5 6 उन्होंने सजेस्टेड आंसर में सारे लिखे हैं, तुम्हारा कोई भी 5 मैच होना चाहिए। पहला वाला नीड टू ग्रो, रैपिड श्रिंकेज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, याद आ रहा है क्या? चीप लेबर या रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल रहेगा। अगर थोड़ा सोचो तो याद है क्या, ट्रेड बैरियर्स खत्म होते जा रहे हैं। सही में अगर आप लिटरली टाइम स्पेंड किया और वो वर्ड मैच कर दिया ना, टक टक टक, समझा क्या? इसीलिए पूरा का पूरा मेहनत जो है ना आपका आखिरी दिन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी का मेहनत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड लास्ट डे क्या पढ़ने का है। ऑब्वियसली योर ब्रेन विल हैव अ लिमिटेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन, डिस्क्राइब द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। बोला था ना रिसेंटली एसेंशियल्स आया है, तो विजन का डेफिनेशन सेम, इट इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, सेम डेफिनेशन है। प्रोवाइड स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, सेम पूरा डेफिनेशन लिखा पूरा का पूरा। फिर देखो एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, थिंक क्रिएटिवली, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, अ वेल आर्टिकुलेटेड, अ बेस्ट वर्डेड, याद आ रहा है क्या? सेम स्मार्टली सिर्फ एसेंशियल के नीचे के 4 पॉइंट लिखेगा, एलिमेंट वाला एक भी पॉइंट नहीं लिखेगा। ठीक है, नवंबर 19,
मस्त है। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बिगिंस विद एन ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रीज डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स। कल पढ़ाया था ना, पहले इंडस्ट्री को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उनके डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर डिफाइन करने पड़ेंगे, साइज ऑफ द इंडस्ट्री, कंपटीशन कैसा है। इतने सारे लंबे लंबे पॉइंट लिखे हुए थे, कोई भी 5 पिक कर लो। बोला था कि नहीं बोला था? और देखो उन्होंने भी सजेशन आंसर में वही पॉइंट लिखे जो छोटे हैं। समझ रहे हो क्या मेरे बात? इसलिए मैं वो जो मार्क कर देता था ना, है लॉजिक उसके पीछे, क्योंकि मैंने उनके आंसर इतनी बार पढ़ लिए हैं। समझ रहे हो क्या मेरा बात? कि मेरे को भी पता चल गया तेरे को कितना लिखने का है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? फिर देखो, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, व्हाट कंसिडरेशंस आर टू बी केप्ट इन माइंड। तो देखो पहले तो मिशन क्या है, फिर याद है व्हाई का आंसर देना पड़ेगा, और गाइडलाइंस टू कम अप विद द मिशन स्टेटमेंट। तो देख, टू इंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड, टू मोटिवेट द बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। फिर देखो गाइडलाइंस आएंगे, टू स्टैब्लिश अ स्पेशल आइडेंटिटी, गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी यूनिक। याद आ रहा है क्या ये दोनों पॉइंट्स? खत्म हो गया आंसर। अब आप नोटिस करोगे, मिशन पे क्वेश्चन आया रिसेंटली, विजन पे क्वेश्चन आया रिसेंटली, दिख रहा है ना आपको? ऐसा आपको उस स्टेज नंबर 4 पे भी क्वेश्चन दिख गया है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग तो बार बार आता है, तो बचा क्या? इंटेंट बचा। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग बचा। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको उधर क्वेश्चन देखने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे, या फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पढ़ के जाना ढंग से। ऑब्जेक्टिव गोल्स में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अभी तक बच गया है। I know it's not the right way, but there is no right way. You need to understand. Are you feeling comfortable? This marks the end of chapter number 3. देखो, I know हम थोड़ा डिटेल में जाने का ट्राई कर रहे हैं, बट ऐसा होना भी चाहिए ना कि मैं सिर्फ उड़ा रहा हूँ, ऐसा भी फायदा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जितना कर रहे हो वो अच्छे से करना चाहिए, मेरे को लगता है। तो इसलिए अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, साथ साथ में पढ़ रहे हो, तो बहुत फायदा होगा। रीडिंग टाइम को प्लीज वेस्ट मत करो, उसमें रीड करो, फास्ट फॉरवर्ड मत करो। अगेन वापस गाइडेंस है, और जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।